और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज से आपको मदद हो रही है, तो एक बार आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक थी उसका नाम, वैसे इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉजिकल गैस है। ये जो गैस डेवलप होता है ये आपका तभी होगा जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे। जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि यूपीएससी आपसे नॉलेज कम और एक रीजनिंग ज्यादा मांगता है। यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आपको सब कुछ पता हो, और यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि जो लॉजिक है कम से कम वो आपके पास में हो। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तब भी आप लॉजिक लगा के उसके आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रिक में क्या सीखा था कि अगर किसी ग्रुप का कंपैरिजन सब ग्रुप के साथ में किया जाता है तो वहां पे गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। वैसे हम सेकंड ट्रिक में जानेंगे कि अगर कहीं पर भी कोई जनरलाइज स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़े तब आपको अंदर से लगने लगेगा क्या है, ऐसा तो हो ही सकता है कम से कम। अगर आप थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाएंगे तब आपको लगेगा कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। तो उस सवाल को आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तब हम जवाब तक पहुंच पाएंगे। यूपीएससी प्री 2024 का सवाल है। ऐसे ऐसे 2024 के अंदर आपको करीब करीब 6 से 7 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 2 मैं सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी के आप खुद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती हैं। द मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर एज ए सोर्स ऑफ द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, जो चिंगम मार्केट में मिलती है वो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन तो करेगा ही ना, क्योंकि अगर आपने कभी चिंगम खाई है तो आपको पता होगा कि वो एज ए प्लास्टिक की तरह होता है, तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। ये एक बेसिक कॉमन सेंस से भी समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अनेक च्युइंगम में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। कॉमन सेंस, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे मैनी चिंगम गम कंटेंट प्लास्टिक एज ए गम बेस, कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सीधी सी बात है कि नहीं पता तो भी सही हो रहे हैं। अगर आप आंसर तक आएंगे तो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या कर रहा है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब इस टाइप के सवाल होते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार हमें दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, पर हमें पता करना होगा कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं पा रहा है। वी हैव टू नो अबाउट इट। अगर हमें ये नहीं पता है तो हम पूरा आंसर जानने के बाद में भी अपन गलती कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखने को मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिज एस एस एंड डस्ट नाइट्रोजन कंपाउंड सल्फर कंपाउंड्स। हाउ मेनी आर अबाउट हाउ मेनी ऑफ द अबाउट आर फाउंड, क्या कर रहा हूं मैं, फिर से पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जब वॉल्केनो को हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से निकलता है। मुझे इसका कोई नहीं पता, मुझे इसका आंसर भी नहीं पता, मुझे इसका ऑप्शंस भी नहीं पता एक बार के लिए। पर एक बार लॉजिक लगा के देखो, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 डिग्री से तो ऊपर ही होगा, हजारों में होगा अगर डिग्री में नापेंगे तो। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइंटिस्ट वहां पे खोज करने जाएंगे कि वहां से क्या क्या निकल रहा है, तो वो सब कुछ तो पता नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जब भी वॉल्केनो निकलती है तो वो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, और उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट निकलने की संभावना बनती भी है, और सब कुछ हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमारी साइंस ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ जानती है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट वॉल्केनो में निकलता है, कल दूसरी वॉल्केनो फट गई और उसमें कुछ और निकल गया, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जनरलाइज स्टेटमेंट में संभावना बहुत सारी निकल सकती है। अब इसने प्रोडक्ट में क्या पूछा मुझे नहीं पता, पर एक बार के लिए सोचो कि एक बार आंसर भी पढ़ते हैं तो पायरोक्लास्टिक क्लास्टिक डेब्री, कचरा निकल रहा है, एस एंड डस्ट, उसके अंदर राख निकल रही है, धुआं निकल रहा है, धूल के कण निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड निकल रहे हैं। सल्फर कंपाउंड, सल्फर से बने हुए कंपाउंड निकल रहे हैं। इसके साथ में और भी कुछ दे देता, कुछ भी दे देता, ऑक्सीजन पर कंपाउंड, या फिर दे देता कि वायरस निकलता है या नहीं निकलता। और एक बात कि यहाँ पे जो सवाल पूछा है ना वॉल्केनिक इरप्शन, 2023 में फिर सवाल पूछा गया था। जब मैं आपको पीवाईक्यू का बार बार बोलता हूँ कि बोलता हूँ कि वहां से आपको लॉजिक लगेगा कि ये 2024 में पूछा गया है। सेम 2023 में सवाल पूछा गया था कि वॉल्केनो, जो वॉल्केनो होती है उसमें जब वॉल्केनो फटती हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो सवाल ये था, उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, उसमें कुछ कवक होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। ऑप्शन ये था कि क्या ज्वालामुखी फटती है तो उसमें क्या वायरस हो सकता है, क्या जीवाणु हो सकते हैं, क्या कवक हो सकते हैं, क्या बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि
उसी लॉजिक को अगर उस समय लगाया होता 2023 में, तो आपको पता था कि वोल्केनो जब फटती है तो उसमें बहुत कुछ निकलता है, हमें बहुत कुछ पता भी नहीं है। तो उसमें कवक भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो लाख गुना टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं, और ऐसे लाख गुना बैक्टीरिया हैं जो 0 से भी नीचे टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। तो वो 2023 में सवाल पूछा गया था। बेसिक कॉमन सेंस लगाते तो उस समय भी सवाल को सॉल्व करते थे। इसका आंसर क्या है? ऑल 4। एक ही सवाल दिखा, एक सवाल और देखते हैं जो कि पूछा गया है 2024 में पूछा गया। ठीक है, 3 सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, 2 नहीं 3 करवा लेता हूँ। ये भी 2024 में है। हाउ मैनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? इसमें से कितने विषाक्त जातियां हैं? ऐसे जीव कितने हैं जिनमें फिश यानी कि जहर पाया जाता है? अब जो बिल्कुल बच्चापन का दिमाग लगाएंगे ना, उनसे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। वो सोचेगा कि यार फ्रॉग यानी कि मेंढक, मेंढक तो यार मेरे आसपास में मैंने देखा, कभी मैंने ये सुना ही नहीं है कि मेंढक में जहर होता है कि नहीं होता। अगर आप ऐसा लगाओगे तो कभी आप यूपीएससी के पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे। आपको आपके दिमाग को ब्रॉड रखना पड़ेगा। यूपीएससी आपसे कभी भी माइक्रो लेवल की जांच मांगता ही नहीं है। यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आप माइक्रो लेवल पे सोचे, यूपीएससी चाहता है कि आप मैक्रो लेवल पे सोचे, आप बड़े स्तर पे सोचे। अब आप ये देखिए, इसमें सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी प्रजाति हैं जिसमें जहर पाया जाता है। क्या हमारा विज्ञान इस विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी स्पीसीज है, उनको खोज पाया है? नहीं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी पृथ्वी के बारे में जानने वाले लोग हैं, वो सब कुछ नहीं जानते। अगर एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि जितने भी मेंढक है वो सारे जहर वाले नहीं हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमें सारे मेंढकों के बारे में पता है। पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसे मेंढक की प्रजाति होगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मेंढकों के बारे में पता है कि जिसके अंदर जहर होता है। तो मेंढक है, मत्स्य यानी कि फिश, मछली के बारे में तो आपने बहुत सारे सुना है कि मछली में जहर तो होता ही है। बहुत सारी ऐसी मछली भी होती है जो अगर काट ले तो आप मर जाएंगे सीधा। ठीक है, स्टार फिश, उसमें भी शायद जहर होता है। ठीक है, तितली, तितली में भी जहर जहर होता है। अगर आप ये कॉमन सेंस लगाएंगे मैंने आसपास में तो कोई जहरीली तितली नहीं देखी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ब्रॉड सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हो सकता है। कॉमन सेंस से सोचेंगे तो इन तीनों में जहर होने की संभावना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ऐसे कौन कौन से स्पीसीज है जिसमें मतलब तितली की कोई ऐसी स्पीसीज हो सकती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये लॉजिक पे अगर आप लगाते हो, जैसे कि हमने वॉल्केनो का लगाया कि वॉल्केनो में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, वॉल्केनो जब पड़ती है तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वैसे ही आप उस लॉजिक को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 3 सवाल सॉल्व करवाए जनरलाइज स्टेटमेंट से, बिना नॉलेज के, सिर्फ लॉजिक से। ये 3 सवाल नहीं है, ऐसे कैसे पूरे एग्जाम में 8 सवाल आए थे सिर्फ जनरलाइज स्टेटमेंट वाले। आगे के 5 सवाल जब आप पूरे 100 पेपर 100 के 100 सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको नहीं मिलते हैं कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि 8 सवाल अगर जनरलाइज स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं यानी कि 16 नंबर, और अगर जो व्यक्ति इन 16 नंबर को काट के आएगा ना वो एग्जाम से सीधा बाहर है। ये वो सवाल है जो आपके मुट्ठी में है, उनको जाने नहीं देना है। और ये एलिमिनेशन टेक्निक यहीं पे काम करेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एलिमिनेशन टेक्निक को पॉलिटी में लगाऊंगा एंड मुझे फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। एलिमिनेशन टेक्निक सिर्फ वहां लगाओ जहां पे लॉजिक काम करता है, नॉलेज नहीं। जो ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, हिस्ट्री में नॉलेज मांगता है आपसे। ज्योग्राफी नॉलेज मांगता है आपसे। पॉलिटी नॉलेज मांगता है आपसे। इन 3 में तो रिस्क लेना नहीं है। इन्वायरमेंट साइंस फुल रिस्क लो, साइंस एंड टेक फुल रिस्क लो, इकोनॉमी रिस्क ली जा सकती है, वो क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आएगा। आईआर रिस्क वाला सब्जेक्ट लेना ही चाहिए। उसमें करंट अफेयर्स के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें रिस्क लेनी होगी, पर हमें ये समझना होगा कि किसमें लेनी और किसमें नहीं लेनी। आई विल शो यू, जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पे आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं, हमें नॉलेज नहीं पता, देन उसके बाद में भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन वी विल सॉल्व 2016 पेपर, जिसके अंदर हमें पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे, एंड वी विल सॉल्व ऑल ऑफ देम विदाउट नॉलेज। आप पाएंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, बट हर जगह नहीं, जहां पे लॉजिक है और जहां पे हमें पता होना चाहिए कि कहां पे लगाना है और कहां पे नहीं लगाना। आई थिंक इस वीडियो से आपको मदद हुई होगी। अगर हुई है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। और आजकल वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन भी होता है, सो आप वीडियो को हाइप करेंगे ताकि यूट्यूब इसको और लोगों तक सजेस्ट करें। अगर आप इस बात को देखिए कि यूपीएससी का फेवरेट एरिया है एनजीओ। आप अगर कभी भी यूपीएससी के एग्जाम में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखिए जिसका नाम आपने कभी पहले सुना नहीं है, तो ध्यान रखना कि उसके एनजीओ होने के चांस बहुत ज्यादा है। यूपीएससी का जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तब आप देखेंगे कि यूपीएससी ने पिछले 10 से 12 सालों में कम से कम 7 से 8 बार एनजीओ से सवाल पूछा है। एनजीओ से कैसा सवाल पूछेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये है क्या। ठीक है, अब देखिए कैसे। एक यूपीएससी का सवाल है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये 2019 का सवाल है। ठीक है,
एक 2021 के आसपास में भी सवाल आ रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बॉम्बे का एक एनजीओ का सवाल पूछा था, बॉम्बे का एक एनजीओ का नाम पूछा था और पूछा था कि ये क्या है। ऐसा बहुत सारा सवाल आपको लिमिट देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक दो सवाल लिमिटेड करवा सकता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाने जाऊंगा तो ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन ये दे रखा है कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर मेडिसिन सेंस फ्रंटियर ऑफन इन द न्यूज इज। जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है ये कई बार न्यूज में रहता है, ये है क्या? ए डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये देखिए कि इसको अपन क्या समझ सकते हैं कि यूपीएससी का ट्रैप भी समझ सकते हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर मतलब बिना किसी सीमा के जो डॉक्टर बने हुए हैं, ऐसा इसका हिंदी में नाम तो वैसे यही होगा, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ही होगा। अब आप ये देखिए कि जैसे हम वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नाम देखेंगे तो हमारे दिमाग में पहला आएगा कि यार डॉक्टर है, हेल्थ है, सही होने के चांस है, पर ये नहीं है। एन इंटर गवर्नमेंट एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, ये के स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएन। अब यहाँ पे एक चीज और सिखाता है, उसको भी ध्यान रखना कि यूपीएससी अगर कहीं पर भी आप पूछता है ना कि स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएन, तो उसको पहले काटना आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोगों को लगता है कि यूएन का नाम आया है तो सही होगा, पर यूएन की जितनी भी पॉपुलर एजेंसी है वो कहीं ना कहीं हम पढ़ ही देते हैं। जो भी पॉपुलर एजेंसी है वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहती हैं। और ऐसे नहीं कि यूपीएससी की आदत है कि वो यूएन वाला ये ऑप्शन एक में नहीं, बहुत सारे आपको सवाल में देखने को मिल जाएगा, और ये ज्यादातर गलत होता है। जब भी एनजीओ वाला सवाल देगा तो यूएन वाला ऑप्शन देगा ही देगा। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको बोला कि जैसे दिखते दिखे काट दो, इसका मतलब ये है कि जब आपको आंसर आ नहीं रहा है तब इसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि सवाल देखा सीधा काट दो, पहले नॉलेज को तो यूज करो। अगर नॉलेज से नहीं हो रहा है तब ये तरीका है। इसमें होता क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक का भी एक खेल है, इसको भी समझिए कि एलिमिनेशन टेक्निक को आप 10 सवाल पे लगाएंगे तो आपके 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। ऐसा नहीं कि 10 के 10 सही हो जाएंगे। अब आप ये बोलोगे ये क्या सिखा रहे हो आप मुझे? अरे भाई आपको 10 सवाल नहीं आ रहे थे, 10 में अगर आपके 5 भी सही हो रहे हैं तो ओवरऑल तो आप पॉजिटिविटी में हो ना। तो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में नंबर को बढ़ाने हैं। तो इसको हम काट देंगे। इसका सीधा सा आंसर क्या होता है? एन ए नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ। ठीक है, हाँ एनजीओ होगा ना, इंटरनेशनल आ गया यहाँ पे तो सिंपल सा ऐसे एनजीओ हो जाता है। इंटरनेशनल आ गया उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय है। एक सवाल यूपीएससी 2024 पे पूछा गया था, उसको देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। 2024 का सवाल है ये। एग्जाम में मुझे बैठा था तब भी मैंने इसी लॉजिक को यूज किया था एग्जाम में। ऐसा नहीं कि काफी लोग ये सोचते हैं कि जब आपके हाथ में आंसर क्या आती है तब आपको ये लॉजिक याद आते हैं। एग्जाम में भी मैंने इसी लॉजिक को यूज किया था। और बाकी इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरीके की जो ये सीरीज है जरा भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, और हो सके तो वीडियो को हाइप भी क्या कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वीडियो और लोगों तक सजेस्ट होगी। अब आप ये देखिए, सवाल ये पूछा है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मुझे जहां तक पता है जितने भी लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं किसी ने भी इसका नाम ना करंट अफेयर्स में सुना है ना किसी स्टैटिक में सुना है। तो आप ये देखिए कि यूपीएससी ऐसा सवाल कहता क्यों? क्योंकि आप पहले भी देखिए कि इस चीज को भी कहीं पे ना हमने न्यूज में पढ़ा है ना हमने स्टैटिक में पढ़ा है। यूपीएससी ऐसा सवाल हमेशा देगा जो अतरंगी सवाल होते हैं, और ये जो बिल्कुल अतरंगी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सही करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर आईआर में। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, इट इज द वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये मैं आपको पहले भी बोला हूं, जितने भी आप एनजीओ वाला सवाल देखना सब में ये ऑप्शन आएगा और उसको सीधा काटना है। और एक चीज और बताता हूं यहाँ पे कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आ जाए ना 2 3 1 2 2 3, ठीक है, इन ऑप्शंस का सीधा मतलब होता है कि यूपीएससी चाहता है कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट करो, छोड़ो नहीं। अदरवाइज यूपीएससी आपसे डायरेक्ट ये भी बोल सकता था ओनली 1 ओनली 2, मतलब पीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पीयर वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकता था, या फिर नन ऑफ द अबव। यूपीएससी अगर आपसे डायरेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? यूपीएससी चाहता है कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप लॉजिक लगाओ। एक बार आप यूपीएससी के माइंड को जानने की कोशिश करेंगे तब आप एग्जाम के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इट इज द वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसको पहले काटो, तो जैसे हम पहले को काट देते हैं तो हमारे पास में फिर भी एक ऑप्शन, काफी ऑप्शन बच जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं देखिए, 2 3 और 2। अब आप एक बार के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। हिंदी में पढ़ेंगे तो वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय कॉलेज का संगठन की पहल है। ठीक है, ये भी नहीं पता, एक बार के लिए इसको पढ़ के छोड़ देते हैं। एक बार इसके आगे का ऑप्शन पढ़िए। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड, ये ऑप्शन देख रहे हो, ग्रांट फंड टू द लिस्ट डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज
टू अचीव द एंड ऑफ द ओवन डिफिकेशन, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों में खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। अब आपका सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, निधि प्रदान करना यानी कि ग्रांट देना। आपने अगर थोड़ा बहुत भी एनजीओ के बारे में पढ़ा है तो अब आप इस बात को जानते हैं, आपने गवर्नेंस में एनजीओ को पढ़ा होगा। एनजीओ का काम फंड देना नहीं है, फंड लेना है। एनजीओ को लोग फंड करते हैं, एनजीओ किसी को फंड नहीं करता है। दूसरी बात, यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आप ये देखिए कि ज्यादातर ग्रांट देने वाली अगर कोई बड़ी संस्था होगी तो उसका नाम हमने न्यूज में पढ़ा है। और दूसरी बात, ज्यादातर हमने जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है तो हमने इस बात को भी देखा है कि ग्रांट देने का ज्यादातर काम कौन करता है, ग्रांट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। मॉनेटरी फंड तो देता भी नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब भी पूछा है कि ग्रांट देने की बात आई है, और एक बात मैंने आपको पहले ही बोली कि जब भी कोई संस्था दी जाएगी तो उसके एनजीओ के होने का चांस ज्यादा है, और एनजीओ कभी भी किसी को फंड नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखना। और खासकर कंट्री लेवल पे हो सकता है कि किसी कंट्री के अंदर कोई एनजीओ है और वो किसी को स्पॉन्सर करे, वो एक अलग बात है, पर किसी कंट्री को एनजीओ फंड करे ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस है इसके। इसको अपन सीधे ही काट देंगे ना तो ऑप्शन नंबर 3 कट हो जाता है। और एक बार सेकंड नंबर ऑप्शन को पढ़िए, इसमें है क्या, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। अब ये है क्या, ये ओवरऑल काम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। किससे, आप सैनिटेशन के ऊपर काम कीजिए, आप ओपन डिफेकेशन के ऊपर काम कीजिए, खुले में शौच से मुक्ति पाइए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी एनजीओ होता है उसका प्राइमरी गोल तो क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना। ये तो एनजीओ का प्राइमरी काम होता है। मैं आपको इस सवाल पे इतना टाइम इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए कि आप जब एग्जाम में बैठे ना तब आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, बट एटलीस्ट ये लॉजिक सारे दिमाग में आने चाहिए। जब आप ये सारे लॉजिक लगाते हैं और सीधे एनजीओ वाला दिमाग में लाते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन तो सीधे कट हो जाता है। और फिर इसके बाद में इसको आप देखिए कि ग्रांट फंड, कोई भी एनजीओ फंड नहीं देगा और उसको काटते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन चला जाता है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर सही हो जाता है। तो ऐसा चीजों को थोड़ा सीखना होगा हमें, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने सोचा कि मैं आपको बता दिया चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक सिखा सकता हूं, एग्जाम में जाएंगे तब आपको खुद यूज करना है, और ये तभी आपका डेवलप होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू को लगाएंगे। और ये 2022 का एक सवाल है, एक बार इसको आप पढ़िए, जो कि कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है। परसुएट टू द रिपोर्ट ऑफ द एच.एन. सान्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वॉज पास। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, ऑप्शन 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 कह रहा है, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी एक बार के लिए देख सकते हैं। एच.एन. सान्याल कमेटी के रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की परिभाषा करता है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अब आप ये देखिए कि इस ऑप्शंस को अपन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगाए हैं तो आपको समझ में आया होगा। एक बार के लिए ऑप्शन 3 को पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब आप ये देखिए कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं और अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, तो इस बात को गांठ बांध लेना कि अगर कहीं पे सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, मतलब ओवरऑल थीम ये है कि अगर कहीं पे ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को एक्सप्लेन करता है या फिर उसको समझाता है, तो उस ऑप्शन को आप गलत मान के चलेंगे। लॉजिक क्या वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि जब हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान में ये बात एक्सप्लेन की हुई है, तो लॉजिक ये देखिए कि हमारा संविधान की किताब एक मोटी सी बुक है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर हर चीज डिटेल में लिखी जा सकती है? शायद नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें सब कुछ लिख देगा तो वो इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, इतना मोटा, क्योंकि सब चीजें उसमें नहीं लिखी जा सकती ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया कि मोटी मोटी बातें लिख दी और फिर पार्लियामेंट में छोड़ दिया कि फ्यूचर में जो भी नियम बनेंगे इसके रिगार्डिंग वो ऐसे ऐसे बन जाएंगे। जैसे कि उन्होंने ये डिफाइन कर लिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है,
पर उन्होंने बाकी की चीज पार्लियामेंट पे छोड़ दी कि भाई जो भी करना है वो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे बाद में। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है, ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन आए तो उसको आप डायरेक्ट गलत कर देना। और अगर आप डायरेक्ट गलत करते हैं तो ऑप्शन 3 तो आप वैसे ही काट सकते हैं। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट लगभग जितने भी किसी भी लॉ के रिगार्डिंग कुछ भी बात होगी तो वो पार्लियामेंट काम करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन ऑप्शन 4 को सही मान के ऑप्शन बी तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे इजी वे था किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। ऑल दो वैसे अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन तो इसके ऊपर एक सवाल नहीं, आगे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यही इसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ देंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, ये सवाल दिख रहे हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वापस से जो क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, तो ऐसा आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसको और खोलूंगा तो आपको आगे और भी देखने को मिल जाएगा कि आप पाएंगे कि यूपीएससी 2013 से लेकर यूपीएससी 2025 के बीच में इस थीम पे कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 20-25 सवाल लेके चल सकते हैं। 20-25 नहीं तो भी 18-19 सवाल तो आप कम से कम लेके चलिए कि यूपीएससी ने इस तरीके से सवाल पूछे हैं और सारे स्टेटमेंट लगभग गलत थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा खेल ये है, 2025 में एक सवाल पूछा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी शब्द है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब ये सवाल पूरा अलग हो जाता है, यहाँ पे थीम पूरी बदल गई है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि ये शब्द लिखा गया है, तो हु नो गॉड नो, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि थोड़ा बहुत अगर थीम को समझ लेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। ये यूपीएससी 2022 के पेपर का सवाल है, एक बार इसको आप पढ़िए। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में पढ़ते हैं। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, बहुत ज्यादा टाइट हिंदी है ना, और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने वाले उपबंधों से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें से कौन प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। सवाल जो पूछ रहा है उसको अपन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं, हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो किया था जो हमने 2024 के क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया था। और वहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई थी कि वर्ल्ड में अगर कहीं पे डोनेशन देने की बात आएगी, किसी की हेल्प करने की बात आएगी, तब एक ही ऑर्गेनाइजेशन काम में आता है, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट थे उसको मैंने जब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को समझा रहा था तब मैंने इस बात को समझाया था वहाँ पे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम है डेवलपमेंट के लिए लोगों को हेल्प करना, लोगों को नहीं कंट्रीज को, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको फ्री में लोन देना या फिर इतने कम रेट पे लोन देना जो उसकी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, यानी जल्दबाजी में अगर आपको जरूरत है तो। अगर अपन वर्ल्ड बैंक को समझते तो क्या बात है, वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है कि जब कोई गरीब कंट्री है तो उसको हेल्प करने के लिए लोन दो, ठीक है। और दूसरी बात ऋण, हमने सीधी सी बात देखी है कि वर्ल्ड बैंक नॉमिनल फीस पे देता है, तो वर्ल्ड बैंक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको हमने काट लिया। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। आप ये देखिए जो इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रहा है वो लोन क्यों देगा। ये बात मैंने उस वीडियो में भी आपको बताई थी कि आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंस्टीट्यूट है उसका कोर प्रिंसिपल क्या है, अगर वो हमें पता है तो इससे अपन इसको काट सकते हैं। फिर हमारे पास में बचता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर नॉलेज पता है तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका काम है कंट्री जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब उसको लगता है कि उसकी गरीबी उसकी चरम सीमा पे है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पास जाती है और वो उसको लोन देती हैं। तो ये काम हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इसके लिए ही बनाया गया था। वहीं पर अगर अपन बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसको हमने क्यों बनाया, ये रीजनल लेवल पे, एशिया लेवल पे अगर किसी को डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देती हैं। पर इसका काम ये डेवलपमेंट के लिए लोन देती हैं, ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट के लिए देती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देगी, शॉर्ट टर्म के लिए तो देगी नहीं। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको आंसर निकालना है तो थोड़ा नॉलेज, थोड़ा लॉजिक और थोड़ा एलिमिनेशन सबको यूज करना पड़ेगा और आप आंसर तक आ सकते हैं। वैसे ये तो ईजी सवाल था, इसमें तो एलिमिनेशन की इतनी खास जरूरत भी नहीं थी, थोड़ा बहुत लॉजिक पता है तो इसको आप निकाल सकते थे। देखिए अगर आपको ये एलिमिनेशन की जो टेक्निक है ये पसंद आ रही तो आप बता सकते हैं। इसको मैंने क्यों सॉल्व करवाया था पता है, क्योंकि वो जो मैंने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल करवाया था तो वहाँ पे मैंने ये बात बोली भी थी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं साथ साथ में बता रहा हूँ
ये सीखनी होगी और यहीं से आपको एग्जाम में हेल्प होगी। अगर आपने उसको सीखी थी तो आपको मदद हुई होगी। बता सकते हैं कि इस सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगर आप कंप्लीट पेपर को मेरे साथ में सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।